बिलाखिर पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब और यमन तनाज़े पर ईरान को एक सख्त इंतबाह जारी किया गया है। अगर आप ज़ाहिरी तौर के ऊपर एलामिया और जो अल्फाज हैं वो देखते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा से आए हों या पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से आए हों, उन अल्फाज के अंदर अलग अलग अल्फाज या मौक़िफ़ आपको यह रवैया नज़र आता है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि बाज़ ज़राए के मुताबिक कि बड़े सख्त अल्फाज में बैकडोर खामोशी के साथ ईरान को एक सख्त पैगाम जारी किया गया है। वो पैगाम मुबैना तौर पर क्या है, उसके अल्फाज क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा रूस और भारत के दरमियान एक नया एग्रीमेंट हुआ है और जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ है लगता है ऐसा है कि अमेरिका को कुछ खास अच्छा नहीं लगा और इस हवाले से भारत का शिकंजा मजीद कसने के लिए एक बिल भी लाया जा रहा है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज के इस व्लॉग पर बात करनी है, तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 15 जुलाई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताया कि सऊदी अरब और यमन का जो तनाज़ा चल रहा है इसके अंदर 2 अलग अलग मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहे हैं। यमन के हौसियों की तरफ से उनकी तंजीम अंसारुल्लाह की तरफ से, जिन्हें आलमी सतह के ऊपर बैन किया हुआ है। अमेरिका भी मुतादिद कार्रवाइयाँ इनके अगेंस्ट कर चुका है। सऊदी अरब ने एक तवील लड़ाई इनके अगेंस्ट लड़ी हुई है। इजराइल इनके ऊपर हमले कर चुका है। इसी तंजीम की तरफ से जो सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट के ऊपर या किंग खालिद एयरबेस की भी बात की जाती है, लेकिन वो हतमी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 2 जगह ऐसी हैं जिन पर बात की जाती है कि यमन के हौसियों की तरफ से हमले किए गए। अब हौसी ये कहते हैं कि ये रद्दअमल था। रद्दअमल किसका था कि सना एयरपोर्ट पर जो सऊदी अरब की तरफ से हमला किया गया। अब सऊदी अरब की तरफ से यमन के इन इलाके के अंदर आने वाला जो एयरपोर्ट है, सना एयरपोर्ट, उसकी एयर ब्लॉकेड की हुई है। सऊदी अरब ने आज से नहीं, कई सालों से उसने की हुई है। अब सऊदी अरब का ये कहना है कि हमने आगाज़ नहीं किया। यमन के उसी कहते हैं कि सऊदी अरब ने ये आगाज़ किया। सऊदी अरब भी कहता है कि हमने आगाज़ नहीं किया। सऊदी अरब भी कहता है ये आगाज़ ईरान ने किया है। ईरान को जब ये बात पता थी कि यमन के हौसियों वाले इलाके के अंदर जो एयरपोर्ट आता है सना एयरपोर्ट, उसकी हमने एयर ब्लॉकेड की हुई है, तो आखिर क्यों ईरान ने फिर अपना जो सिविलियन तैयारा है वो यहाँ पर भेजा और हमारी बनाई गई जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो जब उन्होंने आगाज़ किया है तो हमने रद्दअमल दिया है और फिर यमन के हौसियों की तरफ से आया। तो ये एक 2 मुख्तलिफ पोजीशनें हैं जो आपके हमने सामने रखनी थी। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी अरब के साथ अपनी हिमायत का ऐलान किया और जाहिर है यही तवक्को भी की जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है। अल्फाज क्या थे जो सामने आए हैं, वो क्या थे, जो बैकडोर के जरिए मुबैना तौर पर भेजा गया ईरान को पैगाम, वो क्या था, ये दोनों मैं आपके सामने रखूंगा पढ़कर। अब इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हौसियों के हमलों को सऊदी अरब की खुदमुख्तारी के खिलाफ सऊदी अरब की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का ऐलान किया है। यह बयान सऊदी अरब की दिफाई कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए आया जिसने शहरी जानी नुकसान को रोका। और फिर इसके अलावा एक और भी मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान ने यमन की भी खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालिमियत की भी हिमायत की है। उसने फौजी तसादुम की बजाय मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल पर भी जोर दिया है और यमन में जामे सियासी अमल की ज़रूरत पर रोशनी डाली जिसमें तमाम फरीक शामिल हों। अगर यमन की खुदमुख्तारी की बात की जा रही है तो जाहिर है ये डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली सऊदी अरब के लिए भी पैगाम होगा कि आप यमन की खुदमुख्तारी का एहतराम करें और सना एयरपोर्ट की एयर ब्लॉकेड को आपको भी ख़त्म करना चाहिए। लगता तो ऐसा ही है, तभी यमन की खुदमुख्तारी के ऊपर बात आई है क्योंकि यमन की खुदमुख्तारी को चैलेंज करते हुए ही सऊदी अरब की तरफ से यमन के अंदर हमले किए गए थे। लेकिन बहरहाल ये मैं अपनी एक तशरीह कर रहा हूँ, मुमकिन है कि आप इससे इत्तेफाक ना करें, कोई और मकसद भी पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत का हो सकता है। अब आ जाइए उस पैगाम के ऊपर जो बाज़ ज़राए के मुताबिक चल रहा है, जो हतमी तौर के पर बहरहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाज़ ऊपर इंटर सोर्स अकाउंट्स की तरफ से जहाँ पर अगर ऑफिशियल कुछ ना आ रहा हो तो अनऑफिशियल बहुत सा पैगाम जो है वो वाज़े कर दिया जाता है पोस्ट करके। लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने कहा यह हतमी नहीं है, मुबैना तौर पर किन अल्फाज के साथ पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है, ये मुमकिन तौर पर ये मैं पढ़कर इसके अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए हैं ये आपके सामने रख देता हूँ। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देते हुए एक आला सतह के वफ़द को सऊदी अरब भेजा, जहां पाकिस्तान ने यमन सऊदी अरब के जारी तनाज़े में सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस वफ़द ने सऊदी क़यादत को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान इस मसले पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने ईरान को एक मजबूत सिफारती पैगाम मुंतकिल किया। पैगाम में कहा गया कि सऊदी अरब ने अब तक ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने का मुजाहिरा जिम्मेदारी से किया है, जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। ताहम अगर सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की इजाज़त दे दी तो तमाम अरब ममालिक सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
पैगाम में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब की जिम्मेदाराना पॉलिसी की वजह से ही ईरान अब तक बड़े पैमाने पर इलाकाई हमलों से बचा हुआ है। अगर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए तो ईरान को पूरे खित्ते से शदीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है और सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। पाकिस्तान ने ईरान को इंतबाह भी जारी किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और एक और मुल्क की डगर के ऊपर ना चले, क्योंकि उन्हीं का मंसूबा है कि खित्ता आपस में ही यानी कि मुसलमान ही आपस में लड़ते रहें और इसका फ़ायदा कोई और उठाए। पाकिस्तान की तरफ से ये भी बाज़ ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर पैगाम भिजवाया गया जिसमें यह भी कहा गया कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमलावर थे तो ऐन उसी मौका पर सऊदी अरब की तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। अगर सऊदी अरब भी इस जंग के अंदर शामिल हो जाता तो ईरान के लिए एक बड़ी जंग फैल सकती थी और ईरान के लिए जो उसने किसी हद तक कामयाबी समेटी है वो फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए सऊदी अरब के सब्र को या दीगर ममालिक के सब्र को आजमाया ना जाए और यमन के मामले के ऊपर इस तनाज़े को मजीद आगे बढ़ने से जगह के ऊपर ही रोक दिया जाए। ये बात ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक इंतबाह है जो ईरान के नाम भेजा गया है, ईरान को पैगाम। अब ईरान इसके ऊपर कैसे बिहेव करता है ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ईरान ये कह देता है कि यमन का एक अलग मामला है, सऊदी अरब के साथ एक अलग मामला है, ईरान का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब को एक गारंटीज दे रहा है कि आपकी सालमियत के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम लाजिम करेंगे। तो सूरत हाल एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बन चुकी है। दुआ और उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो तनाज़ा है ये ना बढ़े बल्कि जगह के ऊपर ख़त्म हो जाए और खुश उसलूबी के साथ पाकिस्तान जिस तरह से जिम्मेदारी का किरदार अदा कर रहा है उसी को देखते हुए ये मामलात हल हो जाएं मेज़ पर सिफारतकारी ही के ज़रिए। बहरहाल ये खबर आपके सामने रखी है। अब आ जाइए, रूस और भारत के दरमियान एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, उसकी तफसीलात भी मिनोअन पढ़कर मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक रूस ने अपनी सरकारी कंपनी रोसम को भारत के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी है। इस मायदे का मकसद शुमाली बहरी रास्ते के जरिए कार्गो की नकल व हरकत को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान जो है ताउन को मजीद मजबूत करना है। यह पेशरफ भारत और रूस के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का हिस्सा है जो 2024 और 25 में शुरू होने वाली मुश्तरका वर्किंग की मीटिंग्स का नतीजा है। शुमाली बहरी रास्ता यानी NSR क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि शुमाली बहरी रास्ता आर्कटिक यानी कुतुब शुमाली के इलाके से गुजरने वाला एक समुद्री रास्ता है जो रूस के शुमाली साहिल के साथ चलता है। ये यूरोप से एशिया को जोड़ता है। इसके अंदर बाशमूल भारत और मशरकी एशिया भी आता है और रवायती रास्ते जैसे कि स्विस कैनाल के मुकाबले में तकरीबन 40% मुख्तसर है। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक एग्रीमेंट अगर आप देखते हैं रूस और भारत के दरमियान जो हुआ है उस तनाजुर में। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ भी पिघल रही है जिससे ये रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल हो रहा है। रूस इसे कंट्रोल करता है और आइस ब्रेकर जहाज़, बर्फ़ तोड़ने वाले जहाज़ फराहम भी करता है। ये आर्कटिक वाला ज़ाहिर आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे, अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है एक काफ़ी अरसे तक। तो रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने यहाँ पर चलने वाले जो जहाज़ हैं वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं और उसके अंदर यह है कि ये बर्फ़ को तोड़ते हुए, चीरते हुए आगे अपने सफ़र को जारी रखते हैं। लेकिन अब चूंकि आलमी सतह के पर पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीलियाँ भी आ रही हैं तो बर्फ़ भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल भी रही है। तो रूस अब इस रस्ते को इस्तेमाल करना चाहता है जो स्विस कैनाल के मुकाबले में 40% मुख्तसर ये जो रास्ता है ये पड़ता है। अब इसके फ़वाइद क्या होंगे और इसके अंदर कितनी लागत और बचत क्या होगी ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रवायती रास्तों के मुकाबले में ट्रांजिट टाइम कम होता है जो कार्गो खासतौर पर तेल, कोयला, LNG और दीगर सामान की नकल और हरकत को सस्ता और तेज़ बनाता है। रूसी तेल और वसाइल की दरामद आसान और महफूज हो सकेगी। भारत रूस से सस्ते तेल की बड़ी खरीदारी करता है। ये रास्ता सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। नई मार्केट्स, एशिया तक रसाई, बरामदात में इजाफा और आर्कटिक इलाके की तरक्की ये रूस के हक़ में जाएगी। मुश्तरका जहाज साजी भारतीय मल्लाहों की पोलर नेविगेशन, तरबियत और तिजारत को 100 बिलियन तक बढ़ाने में मदद होगी। ये दोनों ममालिक के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम करता है जो जोग्राफाई सियासत जैसे स्विस या दीगर चोक पॉइंट्स के लिए ख़तरात से बचाते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, रूस ऐसे नए रस्से की बात क्यों कर रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने देख लिया है ईरान अमेरिका जंग के अंदर आबनाए हुर्मुज़ की बात करते हैं तो अब ये एक इक्विपमेंट बन चुका है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर आपने हमला करना है, मैदानी जंग एक होनी है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन किसी भी मुल्क के समुद्री आबी गुजरगाहों को रोक दिया जाए तो ये भी एक किस्म की उस मुल्क के ऊपर हमला ही होता है। तो रूस ऐसा चाहता है कि बजाय कि हम किसी और रस्ते से जाएं
हम उस रस्से का इंतखाब करें जिस पूरे रस्से में ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हमारा अपना हो। तो आर्कटिक वाला ये जो इलाका है ये तो पूरा है ही रूस के कंट्रोल में, इससे आगे किसी हद तक किसी और कंट्रोल में चला जाता है और फिर आगे इंडिया साइड है उसके अंदर आ जाएगा। तो रूस ये चाहता है कि हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का इंतखाब करना है और हमने अपने आबी गुजरगाहों को, तिजारती रास्तों को भी महफूज करना है और इसीलिए इस रूट का आगाज़ किया गया। अब मेन मकसद तो इसका यही है कि रूस से जो तेल है वो भारत पहुंचे, भारत इसका एक बड़ा ख़रीदार है। लेकिन ये जो बात है ये अमेरिका को कुछ अच्छी नहीं लगी है और अमेरिका इसके तय पहले से तैयारी कर रहा है। वैसे मेन मकसद तो रशिया की हद तक है, लेकिन रशिया की बात करें तो असरअंदाज तो भारत भी होगा। क्यों होगा, ये मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? अमेरिका एक बिल लाने की तैयारी कर रहा है। वो बिल क्या है? बताया गया है कि अमेरिकी सेनेटर्स की तरफ से रूस पर पाबंदियों का नया बिल है। भारत समेत 5 ममालिक पर रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से 100% टैरिफ की तजवीज़ है। अमेरिकी सेनेट के एक दो तरफा ग्रुप ने 14 जुलाई 2026 को रूस पर पाबंदियों के एक अपडेट शुदा बिल का ऐलान किया है। ये बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम उनकी याद में किया जा रहा है या उनके एजाज में पेश किया जा रहा है और उसे उनकी याद में लिंडसे ग्राहम रूस अकाउंटेबिलिटी बिल कहा जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने भी इस बिल की हिमायत कर दी। अब बिल में क्या है? ये बिल सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 या इससे मिलते जुलते नाम के तहत रूस की जंग यूक्रेन की माली मामलत रोकने के लिए तैयार किया गया है। बिल का बुनियादी हदफ उन ममालिक पर दबाव डालना है जो रूसी तेल, कुदरती गैस, यूरेनियम और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं, क्योंकि ये खरीदारी रूस की जंगी मशीन को माली मदद फराहम करती है। असल वर्जन में 500% टैरिफ की तजवीज़ थी, लेकिन अपडेट शुदा वर्जन में टॉप 5 खरीदारों पर 100% नए टैरिफ आयद करने की तजवीज़ है। मुकम्मल 500% नहीं है। ये टैरिफ अमरीकी सदर के जरिए तय किए जाएंगे, अमरीकी दरामदात पर भी लगाए जाएंगे। कुदरती गैस के खरीदारों के लिए कुछ रियायत मुमकिन है, खासतौर पर वो ममालिक जो रूस से 15% से कम कुदरती गैस दरामद करते हैं और उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम। अब इसके अंदर कौन कौन से मुतासरा मुल्क होंगे अगर ये बिल एक्सेप्ट हो जाता है? इसके अंदर चीन, भारत, स्लोवेकिया, हंगरी और अज़रबैजान इसके अंदर मुतासर हो सकते हैं। और इसके जो बिल की तारीख और पस मंज़र, ये बिल 1 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर गौर था, लेकिन अब इसको लाने की बातें की जा रही है और सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो हलाक हो चुके हैं उन्होंने ये इस बिल की जो तैयारी इब्तदाई वो की थी। अब भारत के ऊपर इसके क्या असरात आएंगे? भारत रूस से सस्ते तेल खरीद कर तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। अगर बिल मंजूर हो जाता है तो अमरीकी दरामदाद पर टैरिफ लगने से भारत की मईशत मुतासर हो सकती है, लेकिन अपडेट शुदा नरम वर्जन 100% तक असल धमकी से कम शदीद है। भारत ने पहले भी अमरीकी दबाव के बाद कुछ एडजस्टमेंट की है। यह बिल अभी हतमी शक्ल में पेश किया जाना है और सेनेट में वोटिंग होना मुतवक्की है। तो ये वो चीज़ है जो रूस और भारत के दरमियान एग्रीमेंट हुआ और साथ ही इस बिल लाने की भी बात की जा रही है। एक प्रिंसिपल उसूल होना चाहिए। भारत के साथ पाकिस्तान के बड़े आपको पता है कि इख्तलाफात चलते हुए आ रहे हैं, हमारे ज़मीनी तनाज़े, हमारे हर मामले के ऊपर बहस होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर प्रिंसिपल स्टांस लेना होता है। ये हर मुल्क का हक़ है कि वो किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या ख़रीद रहा है। इसके ऊपर ये आलमी निज़ाम, ये ताकत का निज़ाम नहीं होना चाहिए कि आपने फ़लाँ से क्यों चीज़ खरीदी। मिसाल के तौर पर भारत रूस से ले रहा है तो ये किसी को हक़ नहीं होना चाहिए कि वो भारत को डिक्टेट करे कि आप इसे ना लें वरना आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे। पाकिस्तान को करे कि अगर आपने ईरान के साथ तिजारत की तो हम आपको ये कर देंगे, या फ़लाँ के साथ अगर आपने तिजारत की तो ये कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मुल्क कर रहा है या ऐसी कोई बड़ी ताकत कर रही है तो इन तमाम ममालिक को मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाना होगा और नए मुतबादिल जो रास्ते हैं वो भी तलाश करने होंगे। लेकिन एक प्रिंसिपल उसूल यही कहता है कि अगर भारत और रूस का एग्रीमेंट हो रहा है और भारत अपने लोगों की बेहतरी के लिए ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है तो किसी दूसरे तीसरे मुल्क को यह हक़ नहीं होना चाहिए कि वो इसे इस एग्रीमेंट से रोके। ये एक प्रिंसिपल रूल होना चाहिए और यही पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, यही चीन के ऊपर भी आता है और ये ईरान के ऊपर भी आता है, ये किसी और मुल्क, ये हर मुल्क आज़ाद खुद मुख्तार है आलमी कानून के मुताबिक, अगर उनकी डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो। बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।